हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ नवीन गर्ग, क्लियर आरएस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक का अगला लेक्चर। कौन सा नंबर है? C13P5। ओके, जिसको हम लोग क्या बोल देंगे? नर जनन तंत्र। देखिए, जनन तंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नर और एक होता है मादा। जनन मतलब रिप्रोडक्शन सिस्टम, वो इसको हम दो भागों में बांट देते हैं, उनमें से मेल एंड फीमेल में। ठीक है, मेल मतलब हम लोग एंड फीमेल मतलब जो हमारी जो हम कहते हैं लेडीज जो होती हैं, उनको हम लोग बोलेंगे फीमेल में। ठीक है, तो इस जनन तंत्र को समझने के लिए मैंने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सब कुछ लिखा है। लिख इसलिए दिया कि कोई चीज मिस ना हो जाए, बाकी बहुत ही आसान होता है इसमें समझने में, आपको जरा भी जो है किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, शुरू करते हैं कैसे कैसे। देखो, जनन दो तरीके के होते हैं। जनन एक्चुअली होता क्या है? जनन को बोलते हैं इंग्लिश में रिप्रोडक्शन। ओके, तो रिप्रोडक्शन होता क्या है? जनन का मतलब होता है कि एक अपनी जैसी संतति पैदा करना। ठीक है, किसी भी जो है किसी भी प्रजाति द्वारा, माना कि यदि हम इंसान हैं तो इंसान से, और जो इंसान पैदा करने की जो प्रक्रिया होती है ये कहलाती है जनन। ठीक है, अब जनन भी दो प्रकार का होता है। एक जनन कौन सा होता है? जिसको हम लोग बोल देते हैं लैंगिक, और एक होता है अलैंगिक। ठीक है, एक क्या होता है? लैंगिक, और एक क्या होता है? अलैंगिक। अलैंगिक में क्या हो रहा होता है ना, कि दो लिंग, दो विपरीत लिंग के लोग जो है मिलकर के, जैसे कि लैंगिक में क्या होता है, इसको हम द्विलिंगी भी बोल देते हैं। जैसे महिला प्लस पुरुष, ये दोनों मिलकर के अगली संतति के लिए जन्म देते हैं। अगला जो जनरेशन आ रही होती है, अगली जो पीढ़ी आ रही होती है, उसके लिए ये लोग जन्म देते हैं। ठीक है, और अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन का मतलब होता है कि आप जो है क्या करोगे, इसमें दो लोग नहीं रहेंगे, इसमें दो लोग नहीं रहेंगे, इसमें सिर्फ एक सिंगल ही रह सकता है। मैंने आपको बताया था क्या, जो हम करते हैं, क्या चीज करते हैं? क्लोनिंग जो है वो हमारी अलैंगिक जनन की तकनीक होती है। इसमें हम जो है एक ही व्यक्ति से, जो निषेचन जो बेसिकली हो रहा होता है, इसमें दो लोग जहां पे होने चाहिए वहां पे सिर्फ क्या है, यहाँ पे सिंगल ही रहता है। तो अलैंगिक जनन ये होता है जनन। आपसे कोई परिभाषा नहीं पूछने वाला, और पूछे तो लिख दीजिए कि अपने ही समान संतति जो पैदा करने की जो प्रक्रिया होती है, द प्रोसेस टू जनरेट द सेम, क्या बोल सकते हैं उसको? स्पीसीज। ये इसको हम क्या बोल देंगे? रिप्रोडक्शन, जनन बोल देंगे। ठीक है, अब क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? मेल और फीमेल की बात कर रहे हैं, तो मेल और फीमेल की बात करते हैं तो एक शब्द आता है यौवनारंभ। ठीक है, आपने बार बार सुना होगा कि आप जो है कभी कभी लड़के भी शैतानी में बोलते हैं कि भाई यौवनारंभ शब्द को काम में लेते होंगे, लाइन में बोलूंगा नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है? ये यौवनारंभ का मतलब होता है कि भाई जो यौवन का जो समय है वो शुरू हो गया, मतलब पोवर्टी एज जो है वो शुरू हो गई है। तो गर्ल्स में जो होती है पोवर्टी एज, उसको माना जाता है 10 से 12 साल। ठीक है, 10 से 12 साल गर्ल्स में माना जाता है। इस वक्त जो है कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं हमें, कुछ जेनिटल चेंजेस हमको नजर आते हैं, जो सिर्फ किस में होते हैं? वो वाले चेंजेस, वो चेंजेस जो होते हैं कहाँ होंगे? सिर्फ इसी उम्र में हमें नजर आएंगे, इससे पहले की उम्र में नजर नहीं आते। ठीक है, ऐसे ही सेम पुरुषों में होते हैं। पुरुषों में जो है लगभग 15 साल की उम्र में ये चेंजेस नजर आने लगते हैं। तो ठीक है, महिलाओं में क्या क्या चेंजेस नजर आते होंगे? जैसे, तो महिलाओं में जो सबसे मुख्य जो चेंजेस नजर आते हैं, जैसे कि उनकी जो आवाज जो होती है ना, आप देखिएगा वो जो है बहुत पतली होती जाती है। ठीक है, तो जैसे शुरू में जब बच्चे पैदा होते हैं तो मेल फीमेल, चाहे बेबी बॉय हो चाहे बेबी गर्ल हो, उन दोनों की आवाज एक जैसी होती है, लेकिन बाद में जो है उसमें अंतर नजर आने लगता है। 10 से 12 साल की जब होते हैं तो उस वक्त तो बहुत ज्यादा अंतर दिखाई देने लगता है, और जब वो 18 साल की हो जाती हैं या 19 साल की जब वो हो जाती हैं, मतलब लैंगिक परिपक्वता हासिल कर लेती है, तो उनकी आवाज जो है अत्यधिक सुंदर अवस्था में आ जाती है। फिर उम्र बढ़ने लगती है, 40-45 पे आते आते आवाज खराब होने लगती है, और वापस से जो है स्थिति जो पहले बेबी बॉय वाली थी या बेबी गर्ल वाली जो थी वही स्थिति आने लगती है। तो महिलाओं में क्या क्या नजर आता है? एक तो पतली आवाज उनकी होने लगती है। फिर इसके अलावा जो उनके जेनिटल पार्ट्स जो होते हैं, जो उनके हम कह सकते हैं कि जो सीक्रेट पार्ट्स जो होते हैं, प्राइवेट पार्ट्स जो होते हैं, उन पे क्या है, जो बालों का आना शुरू हो जाता है। ठीक है, बालों का आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा में और क्या होता है? एक जो है जो ब्रेस्ट जो है बेसिकली, जिसको हम बोल सकते हैं हिंदी में बक्ष स्थल जो होता है, उसका जो है उभार आने लगता है। ठीक है, ये दो तीन जो है वो मुख्य होते हैं, मैंने आपको बता दिए। ठीक है, इसके अलावा में पुरुषों में क्या क्या चेंज होते हैं? पुरुषों में जो सबसे मुख्य चेंज होता है वो है उनकी आवाज जो है
वो मोटी होने लग जाती है। तो जैसे कि अभी यदि हम मेरी बात करें तो क्या है, मेरी ये वाली स्टेज चल रही है, लैंगिक परिपक्वता की स्टेज चल रही है, जेनिटल मैच्योरिटी, आई एम कंप्लीटली मैच्योर। क्यों? क्योंकि मेरी जो आवाज है ना, जितनी मोटी होनी थी वो हो चुकी है, बहुत दयनीय आवाज हो चुकी है ना। साथ के साथ में और क्या है, जो जेनिटल पार्ट्स जो होते हैं, जब आप यौवनारंभ, जब पुरुषों की बात कर रहा हूं, जब 15 साल के जब हो जाते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, जो जेनिटल पार्ट्स होते हैं, हमारे भी जो गुप्तांश जो होते हैं, उन पे जो सीक्रेट पार्ट्स जो होते हैं, उन पे क्या है, प्यूबिक हेयर्स जिनको हम बोलते हैं, बालों का आना जो है शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये मुख्य जो है वो बदलाव हमें नजर आने लगते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर लैंगिक परिपक्वता अगली डेफिनेशन आती है। इसका मतलब क्या हुआ कि गर्ल या फिर मेल या फीमेल जो भी है, वो जो है कंप्लीटली एकदम मैच्योर हो चुके हैं, और इसी एज को बोला जाता है कि भाई हाँ, अब जो है बच्चे की, लड़के या लड़की की हमें जो है शादी कर देनी चाहिए। तो लड़के जो है वो मैच्योर जो होते हैं वो 21 साल में माना गया है, और जो लड़कियां जो होती हैं वो 3 साल पहले हो जाती हैं, 18 साल पे। ठीक है, और बताइए फिर भी ये हमसे पहले मैच्योर होती हैं, और फिर भी हम जो है अधिकार हमारे पास रखते हैं। मतलब कितनी गंदी बात है ये कि 3 साल पहले हमसे वो मैच्योर हो गई हैं, वो हमें समझा सकती हैं 3 साल पहले, लेकिन फिर भी हमारी जो पितृसत्तात्मक, जो पैट्रियार्कल जो सोच होती है, वो हमें ये नहीं करने देती। ये चीजें आप बीच बीच में लाइन में कभी कभी लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद में आता है अगला, प्राइवेट हेयर्स ब्लैक। इसका मतलब क्या हुआ कि ये गलती से यहां पे लिख दिया मैंने, ये प्राइवेट पार्ट्स है, ये प्राइवेट पार्ट्स ब्लैक। ठीक है, क्या है, प्राइवेट पार्ट्स ब्लैक। ये इसका मतलब ये हुआ कि एक जनरल लाइफ में एक सवाल उठता है, हमारे दिमाग में आता होगा कि हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वो ब्लैक क्यों होते हैं। तो यहां पे प्राइवेट भी लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारे जो कुछ पार्ट्स होते हैं जो ब्लैक होते हैं, जैसे कि आप यदि ये देखो ना, ये वाला जो एल्बो का जो हिस्सा होता है, ये वाला जनरली जो हमारी त्वचा का जो कलर होता है ना, उससे ब्लैक होता है। आप यदि आर्मपिट्स की यदि बात करोगे तो आर्मपिट्स जो होती हैं वो हमारी वो ब्लैक होती है, जिसको कांख बोलते हैं। ठीक है, आप जहां पे ये जो घुटना जो है, जहां पे हम नील डाउन करते हैं, वो जहां से घुटना हमारा फोल्ड हो रहा होता है, नी वाला जो पोर्शन होता है वो ब्लैक होता है। हमारे जितने भी प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वो भी ब्लैक होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऐसा क्यों होता है? देखो, इसका सबसे बड़ा कारण होता है एक तो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण जो है ना, हमारे पार्ट्स जो है ब्लैक हो जाते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे। दूसरा कारण होता है कि एक हमारे जो जेनिटल चेंज हो रहे होते हैं ना, उसके कारण भी जो है ब्लैकिशनेस आती है हमारे पार्ट्स पे जो होते हैं। जेनिटल चेंज मतलब जब हम लोग लैंगिक परिपक्वता या फिर यौवनावस्था की ओर जा रहे होते हैं, तब भी उससे भी होता है। देखो, फ्रिक्शन से कैसे होता है, हमारा जो एल्बो का ये जो कॉर्नर है, आप देखिए इसको, ये जो मैं मूव कर रहा हूं, यहाँ पे मैंने फिंगर लगा रखी है, ये वाला हिस्सा जो जहां मोबाइल दिख रहा होगा आपको, ये जो हिस्सा है ये बार बार टच करता है, तो फ्रिक्शन होता है यहाँ पे ना। नी वाला जो हिस्सा होता है वहां पे फ्रिक्शन होता है। ठीक है, यदि जैसे हम बात करें फीमेल के ब्रेस्ट की, जो फीमेल का जो वक्ष स्थल होता है, वो जो वहां पे जो होता है, वो वाला जो क्षेत्र होता है, वो जो है थोड़ा ब्लैकिश होता है। उसका कारण क्या होता है? उसका सबसे बड़ा कारण होता है क्योंकि जो बच्चे को जब ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं ना, तो जब बच्चा जब ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा होता है, तो वो क्या है, वहां एक फ्रिक्शन जनरेट करता है। फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण। ठीक है, तो इस फ्रिक्शन के कारण और एक जेनिटल चेंजेस जो होते हैं उनके कारण जो है हमारे जो पार्ट्स होते हैं कुछ, जहां पे फ्रिक्शन ज्यादा होता है, वो जो है ब्लैकिश नजर आते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग और समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद में अगला आता है वाई वी हैव प्यूबिक हेयर्स। मैंने इंग्लिश में लिखा है इसको, प्यूबिक हेयर्स का मतलब होता है जो हमारे जो कुछ प्राइवेट पार्ट्स होते हैं ना, वहां पे जनरली हेयर्स आ जाते हैं। ठीक है, या फिर जहां पे फ्रिक्शन ज्यादा होता है ना, वहां पे जो है बाल आ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्यों आते हैं? तो इसके 2-3 कारण बताए जाते हैं। एक तो इसका कारण बताया जाता है, इसको आनंद में ना ले, ये चैप्टर ऐसा ही है तो ये ऐसे ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, सबसे पहला कारण बताया जाता है उसका हार्मोनल चेंज। मतलब जो है जैसे हम परिपक्वता की ओर जा रहे होते हैं, तो इसके कारण हार्मोन्स में जो चेंज होता है ना, इसके कारण प्यूबिक हेयर्स आना शुरुआत अपने आप ऑटोमेटिक हो जाती है। ठीक है, दूसरा कारण बताया जाता है कि यदि ये हेयर्स यदि नहीं आएंगे ना, तो जो बैक्टीरिया जो होते हैं, जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स पे जो हेयर्स जो रहते हैं, वो यदि बाल यदि नहीं रहेंगे ना, तो उससे क्या होगा, जो बहुत सारे हमको बैक्टीरियल या फिर बैक्टीरियल आप नहीं कहोगे तो क्या है, आप कुछ और कह सकते हो, वायरस डिसीज हमको हो सकती है। ठीक है, संक्रामक रोग जीवाणुओं से या फिर वायरसों से। तो ये क्या करते हैं, जो बाल जो होते हैं प्राइवेट पार्ट्स पे, ये जो प्यूबिक हेयर्स जो होते हैं, इनको प्यूबिक हेयर्स बोलते हैं। तो ये जो होते हैं, ये क्या करते हैं, और हमें जीवाणुओं से हमारी रक्षा करते हैं। तीसरी बात, फ्रिक्शन। अगेन
यदि प्राइवेट पार्ट्स पे यदि फ्रिक्शंस, यदि बाल नहीं होंगे, ये बाल क्या करते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। तो यदि ये नहीं होंगे तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा और उससे हो सकता है कि जो नियर बाई एरिया जो है या फिर जो स्किन जो होती है प्राइवेट पार्ट्स की, वो क्या डैमेज हो जाए। तो इसलिए इन तीनों के कारण क्या होते हैं, हमारे प्यूबिक हेयर्स आते हैं। ठीक है, ये हो गई जनरल बातें। अब आते हैं और काम की बातें। अब देखिए मैं आपको बताता हूं नर जनन तंत्र। ये नर जनन तंत्र का डायग्राम बना हुआ है, इसको ठीक से देखते हुए चलेंगे। जब नर जनन तंत्र की जब हम बात कर रहे होते हैं ना, तो हम बात करेंगे प्रॉपर तरीके से नर जनन तंत्र में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और वो कैसे कैसे काम करते हैं। ठीक है, पता सबको है लेकिन किसी का काम क्या होता है ये किसी को नहीं पता है। ठीक है, तो आपने सुना होगा टेस्टिस, वर्ड सुना होगा। ठीक है, टेस्टिस क्या होते हैं, जिनको हम बोलते हैं हिंदी में वृषण। ये जो है, ये हम नर जनन तंत्र की बात कर रहे हैं, फीमेल की बात नहीं कर रहे हैं, मेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मेल में जो है कितने पाए जाते हैं, 2 वृषण पाए जाते हैं, 2 टेस्टिस पाई जाती हैं। आप यदि थोड़ा सा यदि हम स्लैंग्स में यदि बात करें, यदि एक गंवारू भाषा में बात करें, तो हम कह सकते हैं कि जो बेबी बॉय होते हैं ना, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो जैसे एक ही बार बोलूंगा बस ये वर्ड। ठीक है, तो जो गोली जिसको हम बोल देते हैं ना, 2 गोलियां, तो वो बेसिकली वृषण ही होता है। ठीक है, अब ये जो होता है, ये जो वृषण, जो टेस्टिस में बार बार टेस्टिस बोलूंगा वृषण को, है ना, तो ये जो टेस्टिस होते हैं ये क्या काम करते हैं। बात ये आती है क्यों क्यों ये गवर्नमेंट ने लगाए हैं, आखिर क्यों, किस लिए लगाए हैं। ठीक है, तो इसका एक कारण है कि सबसे जो मुख्य जो रीजन होता है वो 2 होते हैं इसके। एक तो होता है कि ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन। पुरुषों में कौन सा हार्मोन पाया जाता है जो कि जनन के लिए उत्तरदायी होता है, टेस्टोस्टेरोन। मादाओं में जो फीमेल्स होती है उनमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ठीक है, तो बात कर रहा था मैं अभी मेल की बात कर रहे हैं, तो यहां पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है इनमें डेवलप करते हैं ये। ठीक है, फिर क्या होता है, सेकंड चीज, जब हम 18 साल तक के नहीं होते हैं ना, या फिर हम कह सकते हैं कि 21 साल कह लीजिए, 21 साल से पहले तक क्या होता है कि जो हमारे जो जितने भी स्पर्म्स होते हैं, ये क्या करते हैं, स्पर्म्स का निर्माण करते हैं। 18 साल से पहले या फिर 21 साल से पहले तक की जो स्टेज होती है, उसमें क्या होता है, स्पर्म्स तो प्रेजेंट रहते हैं लेकिन वो विकसित नहीं होते। ठीक है, वो ऐसे ही पड़े रहते हैं, अर्धविकसित अवस्था में पड़े रहते हैं। तो जब जब हम मैच्योरिटी स्टेज पे या फिर यौवनारंभ शुरू होता है, जब 15-16 साल के हो जाते हैं पुरुषों में, तो इनका जो स्पर्म्स का जो है, शुक्राणु जिनको हम बोलते हैं हिंदी में, उनका विकास होने लगता है। ठीक है, अब जब इनका जब विकास होता है, ये दोनों काम इसके कि ये कौन करता है, वृषण के काम होते हैं। कितने वृषण होते हैं, कितनी टेस्टिस होती है, 2 होती है। ये जो है इसके काम हो गए वृषण के, टेस्टिस के। ये किसी एक थैलीनुमा संरचना में बाहर की तरफ लटके रहते हैं। ठीक है, अब 2 सवाल उठते हैं कि भाई एक तो वृषण कोष जिसको हम बोल रहे हैं वृषण कोष, इस वृषण कोष को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्क्रोटम। ठीक है, इस स्क्रोटम का काम क्या होता है, वृषण को रख रहा है। ये पहला काम तो ये हो गया, ये क्या करता है, टेस्टिस को स्थिर बनाए रखता है। आपने काफी सुना होगा, कभी कभी गांव में बोलते हैं बड़ छटक गई है, तो बड़ छटकने का मतलब क्या हुआ, उसके जो टेस्टिस है ना वो ऊपर नीचे हो गए और बड़ी समस्या हो जाती है। इसके बाद में काफी इलाज कराने पड़ते हैं, पता नहीं क्या क्या। तो ये वृषण कोष जो होता है, स्क्रोटम जो होता है, ये क्या करता है, ये इनको स्थिर बनाए रखता है वृषणों को। पहली बात है ना, पहला इसका वृषण कोष का लाभ जो है, नोट्स मिलेंगे, नोट्स में लिखा हुआ है सारा। ठीक है, और दूसरा यदि आपको लिखने का मन हो तो आप लिख लीजिए, लिखना बहुत अच्छी बात होती है। दूसरा जो काम होता है वृषण कोष का, वो ये होता है कि स्थिर रखने के अलावा ये जो है, क्योंकि स्पर्म्स के लिए क्या होता है, शुक्राणु जो होते हैं ना वो सिर्फ तभी बनेंगे जब टेम्परेचर जो है कम रहेगा। अब हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा रहता है, तो ये वृषण कोष ना हमेशा जो है बाहर लटका रहता है। तो ये बाहर लटके रहने के कारण क्या है, शुक्राणुओं का जो तापमान है ना वो कम रहता है। इससे क्या शुक्राणु जो है डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो वृषण कोष के 2 काम होते हैं, शुक्राणुओं को ताप से बचा करके उन्हें आगे विकसित करना, और पहला क्या हो गया, स्थिर बनाए रखना वृषण को। ठीक है, टेस्टिस को स्थिर बनाए रखना, ये हो गया। वृषण कोष बाहर क्यों लटका रहता है ये आपको क्लियर हो गया। जो स्क्रोटम होता है वो बाहर क्यों लटका रहता है पुरुषों में, क्यों, क्योंकि इससे क्या होता है, जो टेम्परेचर जो होता है अंदर का, उससे अफेक्ट नहीं होते हमारे स्पर्म्स। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में जब कभी भी जब मेल जब एक्साइटेड रहते हैं, ठीक है, मेल जब एक्साइटेड रहते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है कि यहां से शुक्राणु और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तो बेसिकली संकेत दे देता है। तो इससे क्या होता है, ये जो हमारा जो इसको बोलते हैं शिश्न, ठीक है, ये जो हिस्सा है इसको हम शिश्न बोल देते हैं। ये जो हिस्सा होता है ये क्या होता है,
बाकायदा उसी तरीके से या तो कॉन्ट्रैक्ट करता है या फिर एक्सपेंड करता है, ठीक है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कारण होता है। सिसन को इंग्लिश में बोल देते हैं पेनिस, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हार्मोन काम तो ये हो गया। अब इसके बाद में क्या होगा, अभी शुक्राणु कैसे पहुंचे? तो शुक्राणु क्या होता है, ये होती है एक शुक्र वाहिनी या शुक्र नलिका बोलते हैं इसको, है ना। ये शुक्र नलिका से होकर के शुक्राणु पहुंचते हैं कहां पे, शुक्राशय में पहुंचते हैं, ठीक है। ये शुक्राशय, इसमें पहुंचते हैं। शुक्र वाहिनी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वास डिफरेंस, ठीक है। वास डिफरेंस इसको बोलते हैं। ये क्या करती है, शुक्र वाहिनी का काम क्या है कि ये जो हमारे जो वृषण से जो स्पर्म्स जो बने हैं उनको कहां लेके जाएगी, शुक्राशय तक लेके जाती है। अब शुक्राशय का काम क्या होता है, नाम से पता चल रहा है शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तब यहां से तो पता नहीं चलता इंग्लिश के नाम से, लेकिन हिंदी में पता चलता शुक्राशय मतलब शुक्राणुओं को आशय ग्रहण जो ये स्थल देने वाला, ठीक है। तो शुक्राशय में क्या होता है, ये जो स्पर्म्स होते हैं यहां आकर के इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। अब ये स्पर्म्स यदि यहां आकर के इकट्ठे हो गए, पहली बात तो ये तो एक काम हो गया शुक्राशय का। दूसरा काम और होता है शुक्राशय का, एक काम ये हो गया, दूसरा और देखेंगे। बात यहां से खत्म होती जा रही है। वृषण करा दिया है मैंने आपको, ठीक है, टेस्टिस वृषण कोष करा दिया, शुक्र वाहिनी करा दी, ये शुक्र नलिका है, शुक्र वाहिनी एक ही बात होती है। अब शुक्राशय जब हम पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या होगा, ये एक तो क्या किया इसने, ये शुक्राणुओं को जो हमारे जो स्पर्म्स जो हैं उनको कलेक्ट कर लिया, प्लस साथ के साथ में क्या करता है, ये फ्रक्टोज नाम की शर्करा हमारे जो स्पर्म्स जो शुक्राणु होते हैं उसमें मिला देता है। अब जब इसको मिला देता है, वो क्यों मिलाता है, उसमें क्या होता है, पोषक तत्व होते हैं। तो पोषक तत्व यदि नहीं होंगे ना तो क्या होगा, भ्रूण का डेवलपमेंट नहीं होगा। जब आगे जब निषेचन होगा, जब सेक्स होगा, जब मेल फीमेल, तो उससे क्या होगा, भ्रूण बन नहीं पाएगा, पोषक तत्व नहीं होंगे। तो पोषक तत्व होना बहुत जरूरी होता है। तो यहां से पोषक तत्व मिल जाते हैं किसके रूप में, फ्रक्टोज के रूप में। तो स्पर्म्स आए और फ्रक्टोज ये क्या कर रहा है, पोषक तत्व का काम कर रहा है। कहां है ये, शुक्राशय में, ठीक है, इसमें। इसके बाद में शुक्राशय के बाद में ये जो है एक साथ में शुक्राशय के तुरंत नीचे लगी रहती है प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसको हम लोग बोल देते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। ये प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करती है, सिट्रिक एसिड डेवलप करती है, ठीक है। अब सिट्रिक एसिड डेवलप करने का क्या फायदा, वो सिट्रिक एसिड मतलब सिट्रिक अम्ल जो टेस्ट में बहुत खट्टा होता है, ठीक है, अम्लीय प्रकृति का होता है, ये डेवलप करती है। इसका काम क्या रहा है, इसको डेवलप करना क्यों जरूरी रहा, क्योंकि जब हम एसिड जब डेवलप करते हैं तो इससे क्या होता है ना, हमारा जो अभी तक का जो स्पर्म और जो फ्रक्टोज जो मिली थी यहां पे आकर के, उसमें स्पीड बन जाती है, ठीक है। तो इससे क्या है, ये इस नली को कभी भी चौक नहीं कर पाता जो सिसन तक जा रही है, ठीक है। और ये जो है इस नली को कभी चौक नहीं करता, और पूरा का पूरा जो, अब ये क्या बन जाता है, अब ये वीर्य बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे, वीर्य बोल देंगे, ठीक है। जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तो उसको क्या नाम दे देते हैं, नया नाम दे देते हैं वीर्य, ठीक है। शुक्राशय से निकलने के बाद में क्या मिलेगा, यहां पे आकर के इसमें सिट्रिक एसिड मिलेगा। तो क्या हुआ, स्पर्म्स प्लस तुम्हारा फ्रक्टोज प्लस सिट्रिक एसिड तीनों के तीनों मिल जाएंगे और इसको क्या बोल देंगे, वीर्य बोल देंगे, ठीक है। और फिर ये किस में जाएगा, ये जाएगा पेनिस में, सिसन में जाएगा। और सिसन से फिर ये क्या होगा, देखिए सिसन की जो नली होती है, जो मूत्र वाली जो नली होती है ना, वही नली होती है कॉमन। और इसी मूत्र वाली कॉमन नली से जो है हमारा जो है क्या होगा, स्पर्म्स जो, ये मुझे वीर्य बोलना चाहिए अभी, तो वीर्य जो होगा वो कंप्लीटली जो है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है प्रोसेस पूरा का पूरा। तो आपको शायद ये कंप्लीटली समझ में आया होगा, आई थिंक सो। अब एक सवाल उठता है, आपने सुना होगा इंदिरा गांधी के समय में पश्चिमी राजस्थान में स्पेशली, वैसे पूरे भारत में हुई थी, पश्चिमी राजस्थान में आपने सुना होगा कि नसबंदी की गई थी पुरुषों की। महिलाओं की नसबंदी तो अभी भी सुनते हैं, लेकिन पुरुषों की नसबंदी उस वक्त की गई थी। तो उन्होंने किसका इलाज किया होगा, इसमें इस डायग्राम को देख के आपको पता चल रहा है कुछ इसमें किसका इलाज किया होगा। देखो अब मैं आपको बताना शुरू करता हूं कहां इलाज करना चाहिए था। यदि आप इधर से शुरू करते हो तो ये मूत्र वाहिनी है, इसको बंद कर दो आप, तो इलाज हो गया, नहीं हुआ। क्यों, इससे आदमी मर जाएगा, क्योंकि उसका टॉयलेट जो है वो पास नहीं होगा, ठीक है। तो क्योंकि पुरुषों में एक ही नली होती है, एक ही लाइन चल रही होती है, तो उसी से स्पर्म्स बाहर आते हैं, उसी से वीर्य बाहर आता है, और उसी से क्या होता है हमारा यूरिन भी बाहर आ रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको तो बंद किया नहीं होगा, फिर किसको करेंगे, इस शुक्राशय को, इसमें तो कुछ बंद करने, अरे भाई कुल मिला के नली बंद की, नसबंदी मतलब नस बंद की होगी, ठीक है। तो ये वाली नस बंद नहीं की, और दूसरी नस आपको कौन सी दिख रही है, अरे दूसरी नस आपको यही तो दिख रही है। तो इसी को शुक्र वाहिनी को या शुक्र नलिका को बंद कर दिया गया था, ठीक है। तो इसको बंद कर देते हैं, इसको पता नहीं बंद कैसे करते हैं, या तो काट देते होंगे या फिर उसको कुछ कर देते होंगे, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट अ डॉक्टर। तो
ये जो प्रोसेस था ये काम में लिया गया था। तो ये पुरानी समय की बात है। तो ये मुख्य रूप से, जैसे कि मेरा रूममेट पश्चिमी राजस्थान से है, तो ही टेल्स अस कि भाई हाँ ऐसा हुआ था और बड़ी समस्या हुई थी। तो ये जो पूरा प्रोसेस था मैंने आपको बता दिया। किसके बारे में? मेल के बारे में। ऐसे सेम का सेम आई थिंक आपको ये समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि कोई मुझे दोबारा से रिपीट करना पड़े। मैंने इतने प्यार से आपको समझाया और आप इसमें एक्सपर्ट हो, तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। इसका आप दुरुपयोग ना करें इस वीडियो का। इस वीडियो को आप ऐसा ना समझें कि ये कोई भी मतलब इसका आपको वो करना है, ठीक है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां पे सबसे पहली चीज होती है शालीनता। और एक सिविल सर्वेंट जब आप बनने जा रहे होते तो आपको शालीनता बहुत जरूरी दिखानी होती है। तो वी शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट आवर सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी जो है वो सिर्फ एक मेल से नहीं है, एक फीमेल डोमिनेंट सोसाइटी बनाने की कोशिश जब हम करते हैं तो हमें ऐसी चीजों को सिर्फ और सिर्फ स्टडी, देखो लर्न, यू शुड लर्न एवरीथिंग। इसका मतलब यहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है इसको आपको लर्न करना चाहिए, बट इट नॉट नेसेसरी कि वॉट एवर यू आर लर्निंग। आप आतंकवाद को पढ़ते हो, आप टेररिज्म को लर्न करते हो ना, बट इज इट नेसेसरी टू स्प्रेड टेररिज्म? नो, नॉट एट ऑल, ठीक है। तो ऐसे ही सेम ये बातें होती हैं। आपको ये पूरी तरीके से जो है आपको ये लर्न करना चाहिए। कभी आपको यदि फ्यूचर में आपको यदि कभी भी सोचने की जरूरत भी पड़ जाए, वंस यू आर मैरिड, वंस यू मेक योर फैमिली, उस वक्त आप जो है ना इसको यदि आपने यदि वास्तव में लर्न किया है ना, तो दैट टाइम यू यूज दिस। और अभी तो आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, तो अभी तो आप इसको जो है बस अपनी कॉपी में छापने के लिए याद करें, ठीक है। तो आज की क्लास में बस हम लोग जो है इतना ही करेंगे, बाकी फिर हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में कौन सा, फीमेल वाला जो है, ठीक है। तो और हाँ, मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वीडियोस पे जो लाइव जो आ रहे हैं, बताइए ऑलरेडी 3 ग्रुप भर चुके हैं। आप कैन यू इमेजिन, क्लियर RAS 01, क्लियर RAS 02, क्लियर RAS 03। तो तब भी फिर भी जो है जो लाइव आने वालों की जो संख्या है वो इतनी कम है कि आप पूछो मत, कि मुश्किल से 60, 70, 50। भाई पढ़ना है तो ठीक से पढ़िए आप लोग, बाकी तो ग्रुप में ऐड होने से क्या फायदा है। आप खुद ही एग्जिट कर जाइए ग्रुप से, नहीं तो फिर क्या होगा, जब आप लोग जब ज्यादा कोई फालतू में मटेरियल मांगते रहोगे और ना आप पढ़ाई करोगे। देखो मुझे पढ़ाई करने वाले अच्छे लोग रखते हैं, क्योंकि मैं खुद बहुत मेहनत करता हूँ, ठीक है। 2-2 दिन हो जाते हैं मेरे को सोए हुए कभी कभी तो, और मैं, आप मेरी शक्ल देख के लगता होगा कि मैं बिना नहाए यहाँ पे आ जाता हूँ आपके सामने। फ्रेंकली बोल रहा हूँ, झूठ नहीं कहता मैं, ठीक है। तो मुझे इसकी परवाह नहीं है कि मैं बिना नहाए आ गया। आपको यदि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ ना तो आप एडजस्ट कर लोगे, ठीक है। और नहा के मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं उस दिन आऊंगा जिस दिन आप SDM बन जाओगे ना, तब आप मुझे बुलाओगे, मैं आपके ऑफिस में नहा के आऊंगा, ठीक है। मेरा ये आपसे प्रॉमिस है। तो अब आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात मैंने ये कही है, और अब जो दिल पे ले लेना वो इन 70 दिनों में ना ही कैन चेंज कंप्लीट डेस्टिनी। कोई ऐसा बोले कि भाई तेरी तो किस्मत में कभी था ही नहीं, तो तेरी तो भाई लकीरों में ही नहीं है, काफी बाबा जी बोल बोल के चले आते हैं, तो उनको बोलना कि भाई जो विकलांग होते हैं ना उनके हाथ नहीं होते, काफी विकलांग जो हाथ से होते हैं उनके हाथ नहीं होते, फिर भी वो क्या करते हैं, फिर भी वो IAS बनते हैं, ठीक है, फिर भी वो सिविल सर्वेंट बनते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं बन पाओगे, आप जरूर बनोगे। आई होप बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। लेकिन आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइव आओ, कितनी अच्छी वीडियोस चल रही हैं, वहां पे मैं क्या क्या करा दिया है मैंने, करंट चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, और आप लोग सिर्फ ग्रुप में पड़े हुए हो, आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप अरे उसी वक्त आओगे तो चलो बाद में देख लेते होंगे, लेकिन आप उसी वक्त आने की कोशिश करो ना। 9 से 10 का टाइम कितना अच्छा होता है। आप यदि उस वक्त आते हो तो मैं आपके डाउट सुनूंगा, मैं उनको सॉल्व करके दूंगा, आपको कितना अच्छा लगेगा। नहीं तो मैं भी बंद कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे। अभी वैसे ही मेरी साइंस खत्म होने वाली है। ये तो 1-2 मैं स्पेशली, क्योंकि मैं थोड़ा फेमिनिस्ट टाइप का आदमी हूँ, और मुझे जब गर्ल्स ने बोला तो मैंने पूरे ये बायोलॉजी करवाई है, नहीं तो मैं बायोलॉजी को तो करवाने वाला नहीं था बिल्कुल भी, ठीक है। तो बस आज की क्लास में इतना ही करते हैं, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, आप शेयर वेयर कीजिए वीडियोस को। यार अभी बहुत एक लंबा टाइम हो गया हमको करते हुए, और आपको शायद मेरे को विश्वास भी हो गया होगा, आप फेसबुक पे लगे रहते होंगे घंटे घंटे, तो आप एक बार वीडियो को शेयर कर सकते हो ना कि सर ये वाली वीडियो सर की बहुत अच्छी लगी, चलो हम इसको शेयर कर देते। कोई भी वीडियो, आई डोंट से फॉर दिस ओनली, कोई भी वीडियो आपको लगे तो आप लोग प्लीज शेयर कीजिए। इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू, ओके। थैंक यू।